तरुण जैन एक ऐसा नाम जो लगातार चर्चाओं में रहता है, एक ऐसा नाम शायद ये अवार्ड देखकर तो आपको लग ही गया होगा कि आखिरकार एक ऐसे शख्स के पास इतने अवार्ड कैसे आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये राजनीति में तो रहते ही हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में उनसे भी ज्यादा इनकी भागीदारी रहती है। आज मौके पर मेरे साथ मौजूद है और आप लोगों को पता है कि चुनावों का दौर लगातार चल रहा है, तो बातचीत कर लेंगे क्या कुछ इनका कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार प्रतिभा जी। पहले मुझे ये बताइए कि अभी जो लोकसभा चुनाव गया है, अब की बार 400 पार का नारा ऐसे कैसे अचानक से बदलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो हमारा जो नारा था 400 पार का, वो जनता ने कहीं ना कहीं हमारा साथ दिया है। तीसरी बार मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है और कुछ चीज़ें जो कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया जनता के बीच में, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, उसको लेके लोग कहीं ना कहीं कुछ भ्रमित हुए, जिसकी वजह से हमारे को कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। चलिए, आपने बात छेड़ ही दी है तो एक सवाल मेरा फिर से निकल कर आता है कि संविधान को बदलने वाली, साथ ही साथ मंगलसूत्र वाली बात भी लगातार आगे आ रही थी। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो इसको लेकर आप क्या डिफाइन करेंगे? क्या जो विपक्ष ने कहा वो सही नहीं था, वो गलत था पूरी तरीके से? देखिए, पूरी तरीके से गलत था। ना तो संविधान बदला जा सकता है और ना ही आरक्षण खत्म किया जा सकता है। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से भी कही है और एक जगह नहीं, अनेकों जगह पे ये बात बोली है उन्होंने। लेकिन एक बात ये भी है कि जो जिस तरीके से कांग्रेस के लिए मरो या जियो वाली जो स्थिति थी, उनके पास खोने को कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने झूठ का पूरा सहारा लिया, जिसकी वजह से कुछ कांग्रेस को फ़ायदा हुआ। कुछ लोगों ने इस बात को ना समझते हुए कांग्रेस को वोट किया कि कहीं ना कहीं संविधान बदल जाएगा या आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हमारे को नुकसान होगा। तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि आरक्षण खत्म होगा या संविधान बदल जाएगा। और बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा पिछड़ों के साथ और दलितों के साथ हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। देखिए, हार जीत देखिए लगातार चलती है, इस बारे में ना तो मैं कुछ कहना चाहूँगी ना ही आम जनता कुछ कहना चाहती है, लेकिन फिर भी एक सवाल है कि आखिरकार रणजीत सिंह चौटाला जी जो कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए, वो हार गए और हारने की वजह क्या नजर आती है? अगर किसी से पूछ लिया जाए तो वो कहते हैं बदलाव चाहिए। वो किस तरह का बदलाव जो है मांगता है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 टिकटें हरियाणा में दी थी, उसमें से हम जो हिसार की सीट हारे, वो सीट हारने का कारण हरियाणा में इतना वो नहीं था जो फैक्टर। यहाँ पर कुछ कारण हमारी पार्टी ने भी कुछ, मैं खुले तौर पे आपसे बात बोल रहा हूँ, कहीं कुछ थोड़ी बहुत हमारे से भी गलतियाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से हम ये चुनाव लूज़ कर गए, नहीं तो हम ये चुनाव 100% जीत जाते। वहीं पर अगर बात करूं, आपने गलतियों की बात की है, तो रणजीत सिंह चौटाला जी जैसे ही चुनाव हारते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही जाकर किसी पर आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। ये कहा जाता है कि इनकी वजह से जो है मैं चुनाव हार गया और ये मेरे साथ होकर भी साथ नहीं गए। ऐसी बातें शायद आपने भी सुनी होंगी। देखिए, मीडिया के माध्यम से ऐसी बातें सुनी है हमने, लेकिन हारने के बाद ना, देखिए, एक आदमी का मूड अपसेट होता है, कई बार कुछ भावनाओं में ऐसी बातें निकल जाती हैं, लेकिन उनका मकसद ये नहीं था कि वो पार्टी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं या पार्टी वर्करों पे ब्लेम लगा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो उनका फ्रस्ट्रेशन थी या गुस्सा था, वो कुछ ही देर का था। उसके बाद उनको भी पता लग गया था कि लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। चलिए, अब मोड़ अलग सा लेते हैं। इस मोड़ में सवाल आएगा विधानसभा का, जहां पर लोकसभा से लोगों की नजर हटकर अब विधानसभा पर जाकर टिकी है। तो विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में क्या लगता है, क्या होने वाला है? इस नजरिए से आप इस चुनाव को देखते हैं? विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होएगा और बिल्कुल टाइम पे होगा हरियाणा का विधानसभा चुनाव जो है। और हरियाणा विधानसभा में जैसे केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, ऐसे ही हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सर, बात वही है ना कि बोलने और होने में अंतर होता है। नहीं, बोलने में और होने में अंतर होता है। मैं ये बड़े आपको इस बात की मतलब पुख्ता उसके साथ कह सकता हूँ कि तीसरी बार सरकार बनेगी, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कांग्रेस का क्या हाल है। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, उसके कई सारे गुट बने हुए हैं। उसमें से रणदीप सुरजेवाला जी का एक ग्रुप है, शैलजा जी का एक है,
किरण चौधरी जी का एक अपना गुट था जो अब हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। हुड्डा जी का अपना एक गुट है, अजय यादव जी का एक अपना गुट है। तो वहाँ पर उन जो लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो फिर ये आपस में एक दूसरे को हराने का काम करेंगे। क्या लगता है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आने से आप लोगों को फर्क पड़ने वाला है? देखिए, जब कोई मास लीडर अपनी पार्टी छोड़ के किसी पार्टी में जाता है, नेचुरल है उसका वोट बैंक और उसकी जो एक्सपीरियंस होता है उसका पार्टी को फायदा मिलता है। अभी मैं बात करूं तो हिसार से ही विधानसभा क्षेत्र की कई लोग ऐसे हैं जो दावा ठोक रहे हैं कि हम यहां से खड़े होने वाले हैं, टिकट हमें मिलने वाली है। लेकिन चलिए उसका फैसला तो समय आने पर होगा। आपको क्या लगता है, अगर आपको टिकट मिलती है तो सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की कमी आपको नजर आती है? देखिए, सबसे पहले प्रतिभा जी मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, जो विधानसभा की जो टिकट होती है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं और उसके पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जी बिल्कुल। तो वो पैरामीटर्स जो आदमी जो टिकाऊ होगा, जो जिताऊ होगा, जिसकी पब्लिक में डिमांड होगी और जो पार्टी का एक कार्यकर्ता होगा बिल्कुल। उसी को टिकट मिलेगी। बिल्कुल। और कल को अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास जताती है कि मेरे को विधानसभा का टिकट देती है, तो मेरा जो हिसार को लेके जो एक सपना है, जो मैं यहीं पढ़ा हूँ, यहीं इन गलियों में घूमा हूँ, तो सारी चीज़ों को मेरे को बड़ी बारीकी से पता है। और हिसार के अंदर जो छोटी छोटी समस्याएं अगर हम उनको समझें और उनको दूर करने की कोशिश करें तो बहुत जल्दी हिसार शहर हमारा हरियाणा का सबसे सुंदर और बढ़िया शहर हो सकता है। ग्राउंड लेवल पर उतरकर कभी आपने देखा हो? वहीं मैं अगर बात करूं कमल गुप्ता जी की, वही बीजेपी के ही कहीं ना कहीं लीडर हैं और वही कहते हैं कि हिसार शहर में एक गड्ढा भी देखने को नहीं मिलने वाला है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं और कहीं ना कहीं वो सोने की चिड़िया की जगह सोने का शेर बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि अभी भी कुछ कमियाँ आपको नजर आती है जो अगर आप आए तो सुधार कर पाएंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को अगर मौका देते हैं तो मैं हिसार को कोई पेरिस बना दूंगा या ऐसा कुछ कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। हिसार अपने आप में अपना नाम रखता है, इसका अपना एक भौगोलिक एक अपना जगह है पूरे हरियाणा के अंदर। हिसार के अंदर ना, जैसे एयर बस स्टैंड जो सबसे बड़ी समस्या है, जो जाम की समस्या है, अगर हम बस स्टैंड को यहाँ से बाहर ले जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल को हम यहाँ से बाहर ले जाते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बदल देते हैं, कुछ सड़कें चौड़ी कर देते हैं, तो यहाँ पर जो जाम की स्थिति है वो दूर हो जाएगी। और जो ओवर ब्रिजेज जो हमारे 5-5 साल से नहीं बन पा रहे हैं, उनको हम स्पीडली बनवाएं तो जो समस्याएं हैं, जो आम जन को समस्याएं आती है, वो समस्याएं जल्दी दूर होगी। और जो निचले तबके हैं, बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर सीवरेज की और पानी की आज भी समस्याएं हैं। बिल्कुल है। तो एक जो शहर के भी ना दो रूप होते हैं, एक मॉडर्न शहर, एक पिछड़ा हुआ शहर। तो उस पूरे शहर को हमने एक नज़र से देख के चलें और सब लोगों को साथ लेके, सब लोगों का साथ, सब लोगों का विकास, तभी हमारा एक शहर सक्षम शहर बनेगा। तो आपका मानना है कि पानी की समस्या रहती है, सीवर की समस्या रहती है और धरातल पर उतरकर आपने देखा है। अगर मैं बात कर लूँ हिसार में कहाँ पर अभी तक आप जाकर आए हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों से बातचीत की होगी, किसकी दिक्कत सबसे ज़्यादा? देखिए, हिसार में ऐसा कोई कॉलोनी नहीं है, ऐसे कोई वार्ड नहीं है जहाँ पर मैं ना गया हूँ। लगभग मेरा सब जगह जाना रहता है, प्रोग्रामों के माध्यम से या किसी साथी के घर के माध्यम से जाना रहता है। वहाँ के लोगों का बातचीत रहती है, पता चलता है कि वहाँ पर क्या अच्छा है और क्या गलत है। तो इसलिए मुझे ग्राउंड पे, धरातल पे मुझे मालूम है कि कौन सी स्थिति कहाँ पर अच्छी है या कहाँ पर कम अच्छी है। अभी तक आप इकलौते व्यक्ति ऐसे, मैं लगातार इंटरव्यूज करती हूँ, इकलौते व्यक्ति ऐसे मुझे नजर आए हैं जो कहते हैं कि सिविल हॉस्पिटल और बस स्टैंड जिसकी वजह से जाम लगता है, लोग परेशान हैं, उनको अगर बाहर शिफ्ट कर दिया जाए तो उससे भी लोगों को जो है दिक्कतें जो है कम हो जाएगी। चलिए, अब ऐसे ही कुछ मुद्दों के बारे में आप लगातार बातचीत करिए तो लगातार आपको एक बात और कहा जाता है कि तरुण जैन जो है वो सामाजिक कार्यों में ज़्यादा जो है आगे भागीदारी निभाते हुए नजर आते हैं। इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं? प्रतिभा जी, देखिए, समाज में जब रहता है आदमी तो सामाजिक व्यक्ति तो सभी है, सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। तो हम थोड़ा सोशल लाइफ में और पॉलिटिकल लाइफ में ज़्यादा हैं तो हमारा एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, तो हमें जाने का मौका भी ज़्यादा मिलता है, लोगों से मिलने का मौका भी ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है जो हम अपने माध्यम से या हमारा लोटस फाउंडेशन है उसके माध्यम से लोगों की समस्याओं को हम दूर करने का काम करते हैं।
तो पहले तो काम समाज में सामाजिक व्यक्ति करता है, फिर सरकार करती है। ठीक है, बिल्कुल। तो वो दोनों चीज़ों से हम प्रयास करते हैं, सरकार के माध्यम से भी और हमारे फाउंडेशन के माध्यम से भी। दोनों मिलाकर चलना कितना मुश्किल है? दोनों मिला के चलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा है। 1 और 1 11 हो जाते हैं। ठीक है। जो काम हम फाउंडेशन के थ्रू नहीं करवा पा रहे हैं, हम वो सरकार के थ्रू करवा लेते हैं। जो काम सरकार से नहीं हो पा रहे हैं, कई बार हम नहीं करवा पाते हैं, तो हम उसको फाउंडेशन के माध्यम से खुद अपने लेवल पे करवा देते हैं। चलिए, वीडियो को ज़्यादा जो है लंबी नहीं करूंगी, लेकिन एक आखिरी सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी विधानसभा चुनाव को लेकर ही बातचीत करने में जब आपसे पहुंची, तो मैं सोचा क्यों ना जो है जानकारी जो है पिछली भी ले ली जाए। तो अब चुनाव को लेकर जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आम जनता अब क्या चाहती है? आपने सब बताया, लेकिन क्या आप उस पर खड़े उतरेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि जो उससे पहले, चुनावों से पहले होते हैं, वो चुनावों के बाद नहीं रहते। इसको आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, ये तो ना चुनावों के बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा वो तो जनता देखेगी, जनता बताएगी। मैं अपने मुंह से खुद की तारीफ़ करूं या कोई ऐसी बात बोलूं तो वो अच्छी नहीं होगा। जी जी। तो ये तो जब समय आएगा, जब वक्त आएगा, तो कौन आदमी कितना कैपेबल है, वो अपनी कैपेबिलिटी कैसे साबित करता है, तो वो चीज़ें तो जब उस पे सिर पे वजन पड़ेगा तभी बता पाएगा। अच्छा, बिजली की समस्या लगातार 2 दिनों से चल रही है, सोचा आपसे ये सवाल भी कर ही। देखिए, बिजली की समस्या नो डाउट हिसार शहर में चल रही है। जी बिल्कुल। मैं आपकी बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा। उसका कारण है, पीछे अभी 2-3 दिन आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से कुछ नहीं काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक पोल गिर गए थे, पेड़ गिर गए थे, स्पार्किंग हो गई थी और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लोड इतना ज़्यादा था। देखिए, जो सिस्टम बना हुआ है आज, जहाँ पर घरों में जो 1 एसी होते थे वहाँ 5 एसी हो गए हैं, तो लोड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से सरकार प्रयास कर रही है कि नए ट्रांसफार्मर लगाया जाए, नए पावर स्टेशन लगाया जाए। अभी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेतड़ में जो हमारा पावर प्लांट है उसको 800 मेगावाट और बढ़ाने के लिए लगभग 7200 करोड़ रुपए की ग्रांट अभी दी है उन्होंने। तो ये सब उसी का ही एक पार्ट है कि लोगों को जो समस्याएं आ रही है, वो समस्या जल्द से जल्द दूर की जा सके। तरुण जी, आप कोई मैसेज जो आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं आने वाले समय में, ताकि उनको भी समझ आए और कोई अवेयरनेस ऐसी हो जो उन तक जो है पहुंच सके? देखिए, मैं तो मेरे हिसार वासियों को क्या मैसेज देना चाहूँगा। मेरे हिसार वासी खुद ही समझदार है और वो हमेशा ही समझदारी का एक सबूत जब चुनाव होता है तब भी देते हैं, मैंने देखा है अक्सर। और अभी अगर कोई समस्या शहर में सामाजिक लेवल पे या कोई और लेवल पे आती है तो खुद मिल बांट के उसको दूर करने में सक्षम है। मैं हिसार का बाशिंदा हूँ, मेरे लिए गर्व की बात है। फिलहाल मेरे साथ थे तरुण जैन जी, बीजेपी के ही कार्यकर्ता और लगातार आप लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति। खैर, आपको क्या कुछ लगता है जिस तरह की बातचीत जो है लगातार रही, इसके बाद आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव जो है देखने को मिलेगा? अगर ये आगे आते हैं तो आप जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बने रहिए मेरे साथ।